है। अभी हम पढ़ेंगे जीन क्लोनिंग की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, कैसे हम करते हैं जीन क्लोनिंग ना। अच्छा, उसके लिए ये है कि क्या होता है कि जीन क्लोनिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि एक स्पेसिफिक जो फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए होता है ना, उसको पहले कॉपी करते हैं। ठीक है। और फिर उसको एज ए वेक्टर, क्या होता है, व्हाट इज द वेक्टर? वेक्टर वेक्टर नहीं, वेक्टर की नॉर्मल टर्म में डेफिनेशन क्या होती है वेक्टर की? जो ट्रांसफर करता है चीजों को। पर क्या ट्रांसपोर्ट जो है ना, वो आपका वेक्टर है। कार जो है, अगर आपने शादरा से पंजाब यूनिवर्सिटी आना है, आप किसी रिक्शे पे आओगे या बस पे आओगे, तो बस क्या होगी आपकी? वेक्टर होगी। इस तरह इंसेक्ट वेक्टर होते हैं। इंसेक्ट वेक्टर क्या होते हैं कि वो वायरस को एक पौधे से पिक करते हैं और दूसरे पौधे के ऊपर जाकर ट्रांसमिट कर देते हैं। इसे भी वेक्टर कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। इसी तरह ही जीन क्लोनिंग के अंदर भी हमें एक वेक्टर की जरूरत होती है। वो क्या करेगा जीन क्लोनिंग के अंदर? वो वेक्टर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। एक पौधे से डीएनए हम आइसोलेट करेंगे, उसको उस वेक्टर के अंदर ऐड कर देंगे। वो वेक्टर जो है फिर दूसरे पौधे के अंदर जाएगा, वहां जाके कोई जीन ट्रांसफर हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर। इसे क्या कहते हैं? अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, जो डीएनए वेक्टर्स होते हैं वो किस तरह के होंगे या किस तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन है। उसके अंदर ऐसा क्या चीज होनी चाहिए? फर्ज कि आपने किस चीज को वेक्टर के तौर पर यूज करना है कि डेफिनेटली वो आप वॉक करेंगे, आपसे ज्यादा स्पीड हो उसकी, उसी को वेक्टर के तौर पर यूज करेंगे ना। और उसके अंदर ना किसी वो तरीके से मूव करती हो, उसके अंदर भी कुछ चीजें होंगी, कोई क्राइटेरिया होगा ना। अब आपका जो है गधा भी तो वेक्टर हो सकता है, घोड़ा भी वेक्टर हो सकता है। हर अच्छा, लेकिन अगर आपने कोई काम ऐसा करना है कि आपने यहां से अमेरिका जाना है, तो इसलिए डेफिनेटली आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। आप गधे पे घोड़े पे नहीं जा सकते। इसी तरह ही हर चीज का वेक्टर के लिए मीडियम डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपने डीएनए को एज का के लिए वेक्टर तैयार वो करना है, तो वो वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? पहली बात। ठीक है। और वो वेक्टर के अंदर हम कुछ पहले ज़ाहिर है उसके ऊपर हम वो डीएनए ऐड कर सके और डीएनए उसमें से निकाल सके। क्या नेचुरली ऐड कर सके, आर्टिफिशियली भी ऐड कर सके, नेचुरली भी ऐड कर सके, वो आर्टिफिशियली भी रिमूव हो सके, नेचुरली भी रिमूव हो सके वो चीज। तो इस तरह का सिस्टम होगा ना कि हम अच्छा, और वो वेक्टर मल्टीप्लाई भी हो सकता हो, उससे कई कॉपीज भी बन सकती हो। वो जो वेक्टर है उसमें हमारे डीएनए की कॉपी, अपनी भी कॉपी बना रहा हो, और हमारा जो इंसर्ट होगा डीएनए का उसकी भी मल्टीपल। अच्छा, फिर कॉपीज इस तरह बनाए कि हमारे डीएनए की ओरिजिनल सीक्वेंस वो ना चेंज हो। ऐसा ही है ना, जो हमने एक मैसेज देना है, जो मैसेज अगले प्लांट तक पहुंचाना है, वो उस ओरिजिनल फॉर्म में ही आगे जाए। ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं दैट कम्स इनटू योर माइंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीन क्लोनिंग। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी बनाना। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे किसे कहते हैं कि जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर करना, ताकि वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर आ जाए जो लैक करते हैं। उसके लिए हमने कल बताया कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जीन जो है दैट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन हेल्प द प्लांट टू को अंडर हीट और कोल्ड और
ड्राउट, स्ट्रेसेस। समझ आ गई? अच्छा, अब जीन क्लोनिंग के अंदर ये होता है कि इसकी एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनिपुलेशंस है और वेरियस एप्लीकेशंस है इसकी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं? आपने प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था? एक पूरा मैंने एक वो चैप्टर पढ़ाया था कि प्लाज्मिड कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, उसके अंदर एक ओरिजिनल ऑफ एप्लीकेशन होनी चाहिए। वो पूरा आपने वो पढ़ा हुआ है कि डीएनए। ठीक है, वो एक चैप्टर पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद है कि प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड वेक्टर होगा जो कि स्मॉल इन साइज होगा। उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगी कि वो रेप्लिकेट कर सकता है बिटवीन डिफरेंट होस्ट एज वेल। ठीक है, वो एग्रोबैक्टीरियम का भी प्लाज्मिड बन सकता है, वो इकोलाई का भी प्लाज्मिड बन सकता है। उसको इकोलाई के अंदर प्लाज्मिड बनने के लिए ये है कि उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इकोलाई का होना चाहिए। अगर एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड बनना है, सी मस्ट बी अ हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ। अच्छा, नॉर्मली जो प्लाज्मिड होते हैं, ये प्लाज्मिड ये रेप्लिकेट कैसे होते हैं? ये डबल स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है। एक रेप्लिकेस प्रोटीन होती है। क्या होती है? रेप्लिकेस। ये क्या करते हैं कि ये यहां पर आके निकिंग लगाती है। क्या लगाती है? निकिंग कैसे कहते हैं? अगर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर तो ये पूरे का पूरा कट हो जाए दोनों तरफ से, उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अगर सिर्फ यहाँ पर ए टी जी सी है और टी के ऊपर क्या होगा? ए। अगर सिर्फ ये वाला ए और टी के दरमियान में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो उसे हम क्या कहते हैं? निकिंग। क्या कहते हैं इसको? एक। अच्छा, अब ए टी जी सी सी टी ए टी, एक के नीचे क्या होता है? ए आर में बाइंड विद टी के साथ, जी के नीचे सी। अच्छा, अगर ए और टी के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है? यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है और यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और तीसरा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर सिर्फ ऊपर वाले रीजन में सिर्फ एक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करे, उसे कहते हैं निकिंग। अगर ये दोनों फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दे तो वो होगी रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि रिप्लाई को एक यहां से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करते हैं, फिर यहाँ वाले और फिर यहाँ वाले। इस तरह उसके अंदर दो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जरा उसके अंदर कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी वो हो जाते हैं। इसको भी रिस्ट्रिक्शन ही कहते हैं। ठीक है, इसको भी रिस्ट्रिक्शन वो होती है जहां से दोनों दो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ब्रेक हो जाए, उसे क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, मेरी बात समझ आएगी? नेचुरली जो हमारा प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट कैसे होता है? यहाँ पर लिखे जाता है, फिर ये पूरा वाला जो ऊपर वाला स्टैंड होता है उसको हेलिकेज कर देता है। हेलिकेज किसे कहते हैं? हेलिकेज हेलिकेज डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर होती है हेलिकल। ऐसी होती है। अगर ये हेलिकल स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है, और हेलिक्स स्ट्रक्चर को खत्म करने वाला हेलिकेज होगा। एक ऐसा एंजाइम जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? हेलिकेज। क्या कहते हैं उसको? हेलिकेज। जो ब्रेक कर देता है उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अच्छा, जो एक तरफ
बॉन्ड को ब्रेक करता है उसे कहते हैं निकिंग। उसे क्या कहते हैं? अच्छा, जो दो बॉन्ड को, दो टुकड़ों को जोड़ दे उसे कहते हैं लाइगेज। क्या कहते हैं? ये 4-5 एंजाइम है, इनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीन क्लोनिंग। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीन क्लोनिंग, पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो दो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ब्रेक करे। जो एक करे उसे निकिंग, ठीक है। जो निकिंग करने के बाद ये पूरा जो प्लाज्मिड है वो अलहदा हो जाए और फिर दोबारा आपस में उसको जोड़ दे, इसे कहते हैं रोलिंग रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं इसको? रोलिंग रेप्लिकेशन। और प्लाज्मिड जो एम्पलीफाई होता है थ्रू रोलिंग रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? फिर दोबारा आपस में जुड़ जाता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर इसको डबल स्ट्रैंड कर देता है, फिर रेप्लिकेशन प्रोटीन होती है वो निकल जाती है और इसको रोलिंग करके फिर दोबारा से इस तरह प्लाज्मिड की कॉपीज बनती है। प्लाज्मिड की कॉपीज के अंदर सबसे पहले रेप्लिकेशन प्रोटीन है, वो क्या करती है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर जाता है, निकिंग लगाती है। निकिंग लगाने के बाद फिर उसको हेलिकेज कर देती है। हेलिकेज को हम रोलिंग रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रोलिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। और फिर दोबारा वो दोनों स्ट्रैंड को आपस में वो रैप जोड़ देती है, लाइगेज कर देती है, ठीक है। तो इस तरह एक प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन होती है। लेकिन रैप ने जहां जाकर निकिंग लगानी है उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वो सीक्वेंस जहां पर जाकर वो निकिंग लगाता है ओरिजिन। अच्छा, अब इकोलाई का जो रेप्लिकेज है वो और है, वो और जगह निकिंग लगाता है। और एग्रोबैक्टीरियम का जो रेप्लिकेज है वो और सीक्वेंस को। इसलिए एक प्लाज्मिड के अंदर दोनों के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। तो वो हमारा प्लांट जेनेटिक इंजीनियर अच्छा होगा, वो वेक्टर, एज ए वेक्टर के तौर पर हम उसको यूज करेंगे। समझ आ रही है बच्चों? क्या पढ़ा है अभी तक? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसको एक जगह कट लगाए उसे क्या कहेंगे? निकिंग। उसे क्या कहेंगे? जो एक ही फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करे। जो दो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट ऑन बोथ स्टैंड वो रिस्ट्रिक्शन होगी, ठीक है। लाइगेशन क्या होगी? दो दो को आपस में जोड़े, उसे क्या कहेंगे? लाइगेशन, ठीक है। अच्छा, अब प्लाज्मिड रेप्लिकेट कैसे होता है? कि रेप्लिकेशन प्रोटीन होती है हर बैक्टीरिया की अपनी, वो प्रोटीन निकिंग लगाती है। उस जगह जहां पर वो निकिंग लगाती है असल उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उसे क्या कहेंगे? ठीक है। और वो इकोलाई का और होगा, हर बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बेस्ड ऑन देयर रेप्लिकेशन प्रोटीन होगा, रेप प्रोटीन होगा, ठीक है। तो इसलिए हम आर्टिफिशियली ऐसा प्लाज्मिड बना लेते हैं जिनके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई भी हो। अगर हम इसको इकोलाई के अंदर ट्रांसफर करें तो इकोलाई के अंदर मल्टीप्लाई कर ले। अगर वही प्लाज्मिड हम एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफर करें तो वो उसमें भी रेप्लिकेट हो जाए, वो एज ए वेक्टर होगा, वो प्लाज्मिड होगा एज ए वेक्टर। समझ आ गई? एक प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स में उसमें ये होना चाहिए कि दे मस्ट हैव द origin of replication of all the organisms to which they will transfer, ठीक है। अच्छा, दूसरी उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए, उसके अंदर मैंने कहा था हम जीन इंसर्ट कर सके। क्या कर सके? वो कैसे करेंगे? पर क्या हमने ये सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है। कैसे करेंगे? नया हमारे पास एक रोब है, वो सर्कुलर है। अब उसके अंदर उस रोब सर्कुलर को और बढ़ाना है हमने। सर्कुलर क्या करेंगे? पहले उसको कैंची से कट करेंगे, नई रोब उसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर उसको सर्कुलर बना देंगे। अच्छा, इट मींस दैट अब यहां पर कट
कट करने के लिए जगह होनी चाहिए। वो कट कौन करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन करेगा? अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की भी खास सीक्वेंस होती है, वो सिर्फ उसी सीक्वेंस को कट कर सकता है। जिस तरह एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इकोलाई, इकोलाई के इको आर1, सॉरी इकोलाई का एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसे इको आर1 कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कि सिर्फ GAATTC तो परमानेंट नहीं है ना। और चौधरी और परमानेंट मार्कर देता मैनू चौड़े और परमानेंट है। अभी बहुत पूरा नहीं मिलेगा। TAAG ठीक है। TTA ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵੈक्टर बना देना सी है। ओके, अब ये एक सीक्वेंस है। इक्वलाइज सिर्फ इस सीक्वेंस को कट करती है। ये कैसे कट करती है? जी और ए के दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देती है और साथ में इन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देती है। लेकिन ये वाली सीक्वेंस का होना यहां पर लाजमी है अगर हमें इको आर1 से कट करना है। समझ आ गई? अगर हमने इसको इको आर1 से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करना है तो दे मस्ट हैव वो जो है ना सीक्वेंस। अब हम इसको अच्छा फर्ज किया हमारे जो हमने जीन आइडेंटिफाई किया है ये वाला, हम जो पीसीआर का तो पता था ना आपको, पीसीआर के प्लाज्मिड के एंड के ऊपर हम ये सीक्वेंस ऐड कर देते हैं। इस वजह से जो पीसीआर के थ्रू प्रोडक्ट हमारे पास एंटीवाई होता है ना, उसके एंड के ऊपर GAATTC ये ऐड हो जाता दोनों तरफ। अब हम पीसीआर लगाने के बाद हमारे पास एक फ्रेगमेंट आता है, उसको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इसके साथ। ठीक है, और सिमिलरली इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। फिर इस पीसीआर प्रोडक्ट को हम इसके अंदर इंसर्ट ला देते हैं। ठीक है, और इसको लाइगेट कर देते हैं। लाइगेशन किसे कहते हैं? जोड़ देते हैं। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शन, अब आपने लैब में काम करना है, आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। अब आपको क्या क्या चीजें चाहिए? नहीं, अभी मैंने कहा कि अभी सिर्फ आपने रिस्ट्रिक्शन लगानी है। आपको रिस्ट्रिक्शन के लिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए सिर्फ 1 ml, कितना? 1 माइक्रोलीटर, सॉरी। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए आपको, डीएनए प्लाज्मिड डीएनए चाहिए, वो भी चल 1 माइक्रोलीटर लेवल। ठीक है, और हर एंजाइम जो है ना वो एक खास बफर पे काम करता है। बफर किसे कहते हैं बच्चों? व्हाट इज बफर? बफर ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को कम या ज्यादा नहीं होने देता। अगर आप चाहते हैं कि एक एंजाइम है जो कि सिर्फ 7.2 पीएच पे काम करे, तो वो उस सॉल्यूशन की पीएच अराउंड 7.2 ही रखेगा। ठीक है, उसे कम भी नहीं होने देगा। और हर एंजाइम को काम करने के लिए एक खास पीएच चाहिए होती है। क्या? अच्छा, अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और उसका बफर लेंगे। क्या लेंगे? बफर हम लेते हैं, बट ये 1x का बफर का मतलब है 1 माइक्रोलीटर। इसका ऐड करेंगे अगर 10 माइक्रोलीटर का रिएक्शन है। अगर 50 माइक्रोलीटर का रिएक्शन है फिर 5 माइक्रोलीटर लेंगे, 1%। ठीक है, 1x का मतलब है कि अगर हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टोटल वॉल्यूम 10 माइक्रोलीटर लेना है तो हम 1 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे। लेकिन हमने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगानी है, ज्यादा हमें वॉल्यूम चाहिए,
हम 100 माइक्रोलीटर तक लगाना चाहते हैं, तो इसलिए इसकी 10 माइक्रोलीटर ऐड कर देंगे। इसका क्या कर देंगे? 10 माइक्रो। 1x का मतलब है 1 in 10। x का मतलब 10, x का मतलब क्या होता है? 1 in 10, 1 in, अगर 0.5x हो फिर भी जो 0.5 माइक्रोलीटर 10 के लिए काफी है। बफर वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारी कंपनी भेजती है ना, उसके साथ उसके बफर लिखा होता है। तो एक्चुअली बफर होता क्या है? उसके अंदर एक एसिड होता है, एक बेस होता है, जो पीएच को मेंटेन रखता है। ठीक है, उसे बफर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बफर हो। ठीक है, वो हर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ बफर आता है। वो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये 1x है। अगर 1x लिखा हुआ है, अगर वो कहे 5x है, तो फिर हमने 5 माइक्रोलीटर ऐड करना 10 के अंदर। ठीक है, तो इस ऐसे ही आपने उसको, लेकिन आपने थोड़ी सी उसकी केमिस्ट्री या एंजाइम की वो कैलकुलेशंस वो सारी उसके ऊपर बड़ी आसानी से लिखी होती हैं। आपने जैसे उसको फॉलो करना है। बल्कि उन्होंने बताया होता है इतने माइक्रोलीटर डाल दें, कैलकुलेशन करके बताया होता है कि आपने 50 माइक्रोलीटर का रिएक्शन बनाया, इतने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का माइक्रोलीटर डाल दें। ऑलरेडी उन्होंने सारी कैलकुलेशन आपके लिए आसान की, लेकिन बीइंग ए रिसर्चर आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने ये कैलकुलेशन किस तरह की है। ठीक है, तो जब आप इस लैब में जाओगे तो आपको सारी चीजों की वहां पर समझ होगी। ठीक हो गया। अब ये वो सारी कहानी है जो कि, अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शन डिजाइन लगाने के लिए हमारे पास बफर होना चाहिए, पीएच होना चाहिए। अच्छा, और बाकी हमने वाटर ऐड करना है अप टू, मतलब आपने ये 1 माइक्रोलीटर ऐड किया तो 7 माइक्रोलीटर उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे, डबल रजिस्टर ऑटोक्लेव वाटर। अब ये लगाने के बाद ज्यादातर रिस्ट्रिक्शन टाइप बेस्ट वर्क करते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके ऊपर क्यों? क्वेश्चन ये है कि व्हाई दीस एंजाइम्स दे वर्क एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बच्चे, इकोलाई एक बैक्टीरिया से लिया गया प्लाज्मिड। वो इकोलाई कहाँ होता है? आपकी गट के अंदर। आपकी गट का टेम्परेचर क्या होता है? हमारी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 37। इट मीन अल्लाह मियां ने, वो अगर हमारी बॉडी के अंदर वो रह रहे हैं बैक्टीरिया, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी ग्रोथ के लिए आइडियल है। उसकी ग्रोथ के लिए आइडियल टेम्परेचर है। तो इसलिए हम नॉर्मली जो बैक्टीरिया से एंजाइम आइसोलेट किए हुए हैं ना, वो हमारे ह्यूमन बैक्टीरिया ही होते हैं जो हमारी गट के अंदर होते हैं, या हमारे बॉडी के पार्ट में से कहीं से। और वो बेस्ट फॉर्म करते हैं 37 डिग्री। आप रट्टा ना लगाए, जस्ट आप एग्रोबैक्टीरियम जो है ना, वो थोड़ी ज्यादा आइसोलेट किया गया ह्यूमन गट से। एग्रोबैक्टीरियम बेस्ट परफॉर्म करता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड के। अब सोचिए ना कि किसी भी एंजाइम का वो टेम्परेचर वही क्यों सिलेक्ट किया गया है? दिमाग में सोचा करें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट टाइम भी पता लग जाए कि ये एंजाइम ज्यादातर हमारी बॉडी में से लिए गए। अगर कोई कहे यार इको R1 की बजाय ये एंजाइम लेकर आया, तो आपको पता होगा कि उसको भी टेम्परेचर, अगर वो उसका जो एंजाइम है, वो एंजाइम अगर बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया, वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन गट से है, तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। लेकिन अगर अदर देन किसी और एनिमल के बैक्टीरिया से, जिसका मे बी दे हैव डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर, दे माइट नॉर्मली, हमारी लैब्स के अंदर दो इंक्यूबेटर होते हैं लाजमी, एक 37 वाला, एक 28 वाला। हर लैब, दुनिया की लैब में ना, उन्होंने दो इंक्यूबेटर लाजमी रखे होते हैं। आप इवन हमारे जाए एमएमजी में चले जाएं, किसी भी बायोटेक्नोलॉजी की लैब के अंदर, लम्स में चले जाएं, कैम में चले जाएं, वहां पर उन्होंने दो इंक्यूबेटर जिसे कहते हैं, जिसका एक फिक्स टेम्परेचर किया हो। एक 37, एक 28। 28 वाला नॉर्मली उन जगह होता है जहां पर एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी पे काम होता है। इकोलाई पे काम ज्यादा एग्रीकल्चर वाले भी करते हैं, लेकिन एनिमल वाले, ह्यूमन वाले भी करते हैं। तो वो है 37 पे। लेकिन लाइगेशन जो होती है ना, लाइगेशन, लाइगेशन को बात बताऊंगा। हमें ये चार चीजें चाहिए। इसको एक ट्यूब में डाल के 37 पे रख देना 1 घंटे के लिए। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के बाद रिस्ट्रिक्शन हुई होती है।
1 घंटे के बाद प्रैक्टिकली अगर आप ये काम करेंगे, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने क्या करना है। आपने समझ आ गई। अच्छा, अब रिस्ट्रिक्शन हो गई। अच्छा, बाहर मैं ग्लासगो यूनिवर्सिटी आया हूँ, वहां पर गोरों को इतना कंफर्म होता था कि रिस्ट्रिक्शन हो गई है, कॉन्फिडेंट होते थे। वो इतना कॉन्फिडेंस क्यों था उनके अंदर? मैं निपजी में काम करता था, तो हम ना पहले रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, थोड़ी सी ज्यादा लगा लेते थे। उसमें थोड़ा सा चेक करते थे जेल पे रन करके कि वाकई ब्रेक हुआ है कि नहीं। लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होता था, क्योंकि हमें इतने पता नहीं केमिकल जेडे है ना साढ़े इतने होंदे होंदे खराब हो जाते हैं, या उनको हीट शॉक भी थोड़ा सा लग जाए। अब 37 पे काम करना उसने। देखिए एंजाइम को स्टोरेज कहाँ करते हैं? -20 पे। हमारे हाथ बिजली गई होवे, क्या होगा? बढ़ गया। प्लान थे। मुझे इतना पता है, इधर एक बार ना मैंने एक पीसीआर के लिए किट मंगाई हमारे इस डिपार्टमेंट में। रात को से मैंने शाम को एक पीसीआर लगाया, इतने अच्छे रिजल्ट आए, इतने अच्छे बैंड आए। वो मैं रख के चला गया। अगले दिन मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा, बच्चे रात मेरे बड़े अच्छे रिजल्ट आए थे, तो आप इसके ऊपर ना दोबारा पीसीआर लगाओ। रिजल्ट ही नहीं आया। अब क्या हुआ? मुझे नहीं आइडिया क्या हुआ होगा। टेम्परेचर की वजह से हो तो कोई बर्दाश्त नहीं है। हम मॉरली इतने करप्ट हैं कि किसी ने वो एंजाइम निकाला, वो अपनी ट्यूब में डाला, उधर पानी डाल दिया। इतने मॉरली करप्ट है हम यार। इस कंडीशन जैसे रिसर्च हो सकती है? ये आज से 2010-11 की बात है इधर। और उधर आप लोग तो नहीं थे ना, ही हॉर्टिकल्चर था उसका, सिर्फ प्लांट लॉजी थी। तो इतने मॉरली करप्ट है हम लोग कि वो एग्जैक्टली ऐसा ही हो। जब मैंने वो वाक्य उसका एनालिसिस किया तो उसके अंदर कोई एंजाइम है ही नहीं थे। सिंपल पानी डाला हुआ था, वो पानी का और उसका कलर सेम होता है। अब एंजाइम ही नहीं डाला तो रिएक्शन किਵੇਂ होएगा? नहीं होएगा ना। ठीक है ना। अब ऐसे मॉरली करप्ट है हम। एक तो है ना भी चलो बनता धंधा वा भी, चलो भी खीट दी वह ना कोई, हमारी मैनेजमेंट सही नहीं थी। ये तो बगैरती है ना। तो इतने की रिसर्च होनी है तो की इतने ऐसा ही है बच्चे। तो अच्छा, अब ये होगी रिस्ट्रिक्शन, ये हो गई। आपने रिस्ट्रिक्शन आपने प्लास्टिक को भी लगानी है, इसको भी लगानी है। फिर आपने इनको आपस में, अब हमने लाइगेशन लगानी है। क्या लगानी है? लाइगेशन के लिए लाइगेज बफर चाहिए। क्या चाहिए? लाइगेशन किसे कहते हैं? हम इन दोनों को जोड़ना। रिस्ट्रिक्शन लग गई है, अब इनको आपस में जोड़ना। ठीक है। अब जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक ही ट्यूब के अंदर रखेंगे, इसको भी और इसको भी। और साथ हम प्लाज्मा डीएनए रखेंगे, फिर पीसीआर वाला डीएनए जो जो रिस्ट्रिक्टेड है, इसको भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, 1 माइक्रोमीटर 1 माइक्रोमीटर। और साथ में क्या रखेंगे? लाइगेज बफर। क्या ऐड करेंगे? बफर भी और एंजाइम भी 1 माइक्रोमीटर। कितने हो गए? 4 हो गए। आप जो 6 माइक्रोमीटर इसके अंदर वाटर डाल देंगे और 10 माइक्रोमीटर की लाइगेशन लगा देंगे। और इसको फिर हम रखेंगे 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे? और ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट का मतलब हमने 16 डिग्री सेंटीग्रेड शाम को 4 बजे रख के चले जाना। सुबह आके गोरे इतने कंफर्म होते थे लाइगेशन हो गई, वो हमें कहते ही नहीं थे कि ये चेक करो कि लाइगेशन हुई है कि नहीं। हो गई है। मैं हैरान हो जाता था यार, इतना कॉन्फिडेंस। हमारे तो 6-6 महीने की लाइगेशन होती सी। वो एक बार करते थे, हो जाती थी। वो काम जो हम इधर 6 महीने में करते थे वो 1 हफ्ते में कर लेते थे।
इसलिए जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं ना, या हम भी बाहर गए हैं, मुझे पता है कि मैं एरिजोना यूनिवर्सिटी में गया, मैंने 1 महीने के अंदर 100 क्लोन किए थे, वो फुल लेंथ वायरस क्लोन किया। निजी में मैं काम करता रहा, बड़ा अच्छा काम किया। पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे केड़े जिन आ, पता नहीं इतने केड़े जिन आ कि इतने काम ही नहीं करन देंगे। इतने साया आ कोई। मैं मजाक नहीं, पाकिस्तान की सब तो पब्लिक यूनिवर्सिटी, सब तो निकम्मी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी है। मैं अक्सर ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जाता रहता हूँ, वो मुझे वहां पर जो अफसर है ना वो भी बताते हैं, कहते हैं यार सब तो निकम्मे निकम्मी यूनिवर्सिटी ना पब्लिक सेक्टर है पंजाब यूनिवर्सिटी। यूएफ में बड़ा अच्छा सिस्टम है, कायदे यूनिवर्सिटी में इवन युवास है, बड़े अच्छे, उनकी रिसर्च भी अच्छी, प्रोजेक्ट भी अच्छे, बड़े अच्छे, बड़े बड़े विन करते हैं वहां पर ना। लेकिन सब तो निपजी में जहाँ पीएचडी की शहजादी चीती, सब तो निकम्मी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान दी है, सब तो निकम्मी है। ठीक है। अच्छा, अच्छा आप मुझे ये बताएं, एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी